Hello students, welcome to GATE Academy. In the previous 3 lectures we discussed about the coordinate system. ठीक है, तो लास्ट तीनों क्लास लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को और उसके डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया है कि हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है, डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, मैंने उसमें बताया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में अपने कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास डेल ऑपरेटर्स. ठीक है, तो डेल ऑपरेटर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले थे. तो डेल ऑपरेटर्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट. ठीक है, देन सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट डाइवर्जेंस एंड थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट कर्ल एंड फोर्थ वी विल डिस्कस अबाउट लाप्लासियन. ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है. ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, फर्स्ट है आपका ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर. ठीक है, तो ग्रेडियंट जो है बेसिकली जो डेल ऑपरेटर होता है, एक मैथमेटिकल और डिफरेंशियल ऑपरेटर है. ठीक है, जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं किसी स्केलर फंक्शन में. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन हमारे लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ इसके बेसिक फॉर्मूलेज. अगर आपको ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर पता है तो वो सफिशिएंट होता है हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट इज स्केलर. तो लेट अस से ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर. तो मान लो कि हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर जो है हम लोग ले रहे हैं v. ठीक है, स्केलर को मैंने लिया है v से, और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर v, तो ग्रेडियंट को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ v, इस तरीके से आपका डिनोट करते हैं. ठीक है, ये आपका डेल ऑपरेटर है एंड दिस इज स्केलर v. सो दैट इज इक्वल टू del v अपॉन del x ax कैप प्लस del v अपॉन del y ay कैप प्लस del v अपॉन del z az कैप. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है. ग्रेडियंट जो होता है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन एनी स्केलर. ठीक है, तो और वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको बहुत एक स्केलर क्वांटिटी दिया हुआ है, इसमें आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और उस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर लिखना है ax, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इन द डायरेक्शन ऑफ y यानी ay कैप, और z के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ z मतलब az कैप हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. अब आते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है. तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको याद रखना है डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है, लास्ट आप लेक्चर देख चुके हो. सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, डी रो एरो कैप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ प्लस रो डी फाई ए फाई कैप. ठीक है, प्लस डी जेड ए जेड कैप. ठीक है, आपको पता है डिफरेंशियल लेंथ लिखने के लिए जहां भी एंगल आता है वहां पे हमको क्या जरूरत पड़ता है, आर्क की जरूरत पड़ती है, और आर्क निकालने के लिए आपको रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसमें रेडियस क्या होता है, रो होता है, तो रो इंटू डी फाई हो गया, और बाकी रो के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ डी रो और जेड के डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ डी जेड, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी डिस्टेंस थे. ठीक है, अब आपको देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग सोचेंगे. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास डी रो है, यहां पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर रो जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, और यहां पे भी कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं है. ठीक है, तो यहां पे जो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आया है वो क्या आ गया है, रो आ गया है. ये किसके साथ एसोसिएटेड है, फाई के साथ एसोसिएटेड है. तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ v इज del v अपॉन del रो एरो कैप. ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई नहीं था तो इसको सिंपली रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. अब देखो फाई के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाई था, रो मल्टीप्लाई था. ठीक है, तो प्लस 1 अपॉन रो हो जाएगा, वही रो जो वहां मल्टीप्लाई था वो उसी को हमको यहाँ पे डिवाइड करना है 1 अपॉन रो. ठीक है, ये हो गया del v अपॉन del फाई, फाई के रिस्पेक्ट में है ये a फाई
अब z के साथ भी कोई भी एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई नहीं था, तो z के टर्म साथ भी क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल z ए z। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये एक सिर्फ याद रखने का टेक्निक है कि आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का फॉर्मूला किस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफरेंशियल लेंथ फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल लेंथ फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सो दिस इज डी आर ए आर कैप। ठीक है, देन आर के बाद क्या आता है, थीटा। तो थीटा के साथ क्या आ जाएगा, आर डी थीटा ए थीटा। ठीक है, और फाई के साथ रो मल्टीप्लाई होता है और रो की वैल्यू कितनी होती है, आर साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। ठीक है, ये हो गया डी आर, दिस इज डी आर ए आर, आर डी थीटा, क्योंकि ये भी एंगल है, एंगल के लिखने के लिए, डिस्टेंस लिखने के लिए आर का यूज करना पड़ेगा और आर का यूज करने के लिए रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रेडियस क्या है यहाँ पे, आर है, तो आर डी थीटा हो गया। अब ये आपका फाई है, फाई मतलब एजिमुथल एंगल, एजिमुथल एंगल में जो रेडियस होता है वो रो होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो की वैल्यू कितनी होती है, आर साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे ये रेडियस कितना हो गया, आर साइन थीटा इंटू डी फाई ए फाई। ठीक है, अब ये टर्म आपके पास आ गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाइड है वो क्या क्या है, तो इसमें आर एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई है, इसमें आर साइन थीटा एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई है, इसमें कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर ए आर। ठीक है, प्लस इसके साथ क्या एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई था, आर, तो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा ए थीटा प्लस डेल वी अपॉन, सॉरी ये आ जाएगा आपका क्या, इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या मल्टीप्लाइड था, आर साइन थीटा, सो दिस इज 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई ए फाई। ठीक है, दिस इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर निकाल सकते हैं। और देखो जो रिजल्ट आ रहा है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके तीनों ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हम लोगों ने लिखे हैं हर केस में। क्लियर, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के ये बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नाउ हमारा जो मेन एम है कि ग्रेडियंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट पे। क्लियर, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन v पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करता है वो क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको डिफरेंशियल लेंथ से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि पर यूनिट डिस्टेंस वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन दैट स्केलर पर यूनिट डिस्टेंस। क्लियर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। और क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, जहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ v पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, तो वो किस तरफ पॉइंट करेगा, जहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा उसी तरफ उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए आपके। ठीक है, जो दोनों ही कंबाइन है एक्चुअली, एक मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू द कांस्टेंट वैल्यू सरफेस एट अ गिवन पॉइंट। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो तो उसका वो जो सरफेस होगा कांस्टेंट वैल्यू सरफेस, ठीक है, जिस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, वहां पे ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास इस तरीके से सपोज कोई सरफेस है, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट P पे, ये आपका सरफेस मतलब ये बोर्ड जो है वो एक सरफेस है, ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर किया है। अगर इस पॉइंट P पे मैं ग्रेडियंट निकालता हूं एट ए गिवन पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पे जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा वो इस सरफेस के नॉर्मल होगा। ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस सरफेस का नॉर्मल मतलब आउटसाइड द बोर्ड एक्चुअली।
ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ये एक्चुअली क्या है, आउटसाइड द बोर्ड है। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड इज द सरफेस, और इस सरफेस पे किसी पॉइंट P पे अगर आप ग्रेडियंट निकालते हो तो ये कहां पे पॉइंट करेगा, ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू द कांस्टेंट वैल्यू सरफेस। क्लियर? तो ये इस पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा जब आप किसी फिक्स पॉइंट पे निकालते हो ग्रेडियंट। क्लियर? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट ऑपरेट्स ऑन ए स्केलर फंक्शन एंड रिजल्ट्स इन ए वेक्टर फंक्शन। तो यही हम लोग बोल रहे थे कि हमेशा हम लोग ग्रेडियंट क्या निकालते हैं, स्केलर का निकालते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो इट ऑपरेट्स ऑन स्केलर फंक्शन एंड रिजल्ट्स इन ए वेक्टर फंक्शन। क्लियर? नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द प्रोजेक्शन और द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v in the direction of a unit vector A is nothing but dot product of gradient of v with unit vector in the direction of A. Clear? तो this is called डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ v, मतलब अगर आपके पास कोई स्केलर है उसका प्रोजेक्शन या उसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर a, तो जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है ग्रेडियंट निकाल के उस डायरेक्शन से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, और जिस डायरेक्शन में मुझे उसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ मैं क्या करूंगा, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, या मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v, स्केलर v अलोंग द वेक्टर यूनिट वेक्टर a। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, और अदरवाइज डायरेक्ट यूनिट वेक्टर भी आप ले सकते हो। अगर आपको यूनिट वेक्टर डायरेक्टली गिवन है तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली ले सकते हो। अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है तो पहले आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और स्केलर का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इस बार 2018 में एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया हुआ था, आप उसको EMT में भी कंसिडर कर सकते हो या मैथ्स में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर होगा, हम लोग जो अभी लास्ट डिस्कस किए ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर मेक्स नो सेंस, मतलब वो एक इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो वेक्टर का हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर अगर कहीं लिखा होगा वो एक इनवैलिड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव टू राइट। सो फर्स्ट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, देखो अभी ये वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर होगा तो उसका x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा, y डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा और z डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग वेक्टर v लिख रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर v में आपका मान लो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ v दैट इज डिनोटेड एज डेल डॉट v। ठीक है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसका किसका, डेल ऑपरेटर का और वेक्टर v का। ठीक है, देखो कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि डेल ऑपरेटर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेल ऑपरेटर इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कभी भी उसका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डेल ऑपरेटर का मैग्नीट्यूड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग डेल ऑपरेटर का, वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डेल ऑपरेटर के डायरेक्शंस हैं हमारे पास लेकिन उसके मैग्नीट्यूड नहीं होते हैं, इसीलिए डेल ऑपरेटर को अगर आप इस तरीके से कहीं देखते हो तो वो एक इनवैलिड, मतलब वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आप कहीं कहीं पे आपका इस तरीके से नोटेशन भी यूज हो सकता है लेकिन वो एक इनवैलिड या रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ऐसा कभी भी हमको नहीं लिखना है। वी राइट इट एज, बिकॉज हम लोग इस ऑपरेटर को किसी स्केलर या वेक्टर में ऑपरेट कराते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डेल डॉट v आपका डाइवर्जेंस को शो करता है, जहां पे डेल ऑपरेटर है और वेक्टर v इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x कंपोनेंट है तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये x कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में, y कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में और z कंपोनेंट को z के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
और रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा, बिकॉज इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दिख रहा है आपको यहाँ ax ay az नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा हम लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटी का और रिजल्ट जो होता है वो स्केलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस divergence of vector v is 1 upon rho del upon del rho of rho into v rho। पहले v rho को आपको rho से मल्टीप्लाई करना है, देन ओनली उसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस 1 upon rho del v phi upon del phi प्लस del v z अपॉन डेल z, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज स्फेरिकल। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ v इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, दिस इज r square into Vr plus 1 upon r sin theta del upon del theta sin theta V theta plus 1 upon r sin theta del V phi upon del phi, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एज सच इसको याद करने को कोई ट्रिक नहीं है, बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ही डिफरेंशिएट होता है। 1 अपॉन रो एक एक्स्ट्रा टर्म जो मल्टीप्लाई होता था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वही यहाँ पे डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये रो आपका मल्टीप्लाई हो गया और 1 अपॉन रो इसमें रहेगा और इसमें आर साइन थीटा लास्ट टर्म तक रहेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर डाइवर्जेंस। नाउ What are the physical significance of this divergence? तो डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो डाइवर्जेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फील्ड डाइवर्जेस फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। एक्चुअली इट इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फील्ड डाइवर्जेंस at a given point। How much a field diverges at a given point, मतलब कोई भी पॉइंट में अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो वहां से जो वेक्टर होगा वो स्प्रेड हो रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, कितना डाइवर्ज हो रहा है, उस चीज को मेजर करता है आपका डाइवर्जेंस, ठीक है। लाइक मान लो कि इस पॉइंट P पे मैं, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे अगर मैं डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता हूं और इस डायरेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट अगर फील्ड लाइंस सारी इस तरीके से आउटवर्ड्स हैं, मतलब क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। इस पॉइंट P के अबाउट जो वेक्टर फील्ड्स हैं वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर इस तरीके से आपका फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट P के अबाउट फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर इस पॉइंट P के अबाउट अगर मैं डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता हूं तो ये वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, फील्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। और डाइवर्जेंस क्या कैलकुलेट करता है, हाउ मच ए फील्ड फ्लो आउटवर्ड्स फ्रॉम एनी पॉइंट। तो इस पॉइंट P के अबाउट जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड फ्लो हो रही है और डाइवर्जेंस भी वही मेजर करता है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट P के अबाउट सपोज करो कि सारे फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट P में सारे फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या मेजर करता है, कितना जो फील्ड लाइंस है वो कितना आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इनवर्ड आ रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि इस पे जो डाइवर्जेंस निकलेगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल डेफिनेशन के जस्ट ऑपोजिट परफॉर्म कर रहा है। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करके कि कितना फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहा है, एक पॉइंट के अबाउट कितनी फील्ड लाइंस आउटवर्ड फ्लो हो रही है, बट ये क्या हो रही है, इनवर्ड फ्लो हो रही है। इसका मतलब डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ एट एनी पॉइंट P अगर जो टोटल फील्ड लाइंस हैं
वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड अगर सेम है, ठीक है, इस तरीके से टोटल फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट जितनी इनकमिंग है उतनी ही अगर आउटगोइंग है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल इनकमिंग एंड टोटल आउटगोइंग जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट करेंगे, तो इस केस में डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपका जो डाइवर्जेंस होगा वो किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में नेगेटिव होगा या 0 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके फील्ड लाइंस के क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से आपको डायग्राम दिया होगा और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि किस केस में डाइवर्जेंस जो है वो 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है डाइवर्जेंस का वो ये शो करता है कि टोटल फील्ड लाइंस आउटवर्ड कितनी फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो डाइवर्जेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। सेकेंड है आपका पॉइंट याद रखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर इज ए इनवैलिड स्टेटमेंट, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर मेक्स नो सेंस। अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर मेक्स नो सेंस, ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है अबाउट डाइवर्जेंस, ठीक है। थर्ड है डाइवर्जेंस थ्योरम। So it states that total outward flux through any closed surface of a vector is equal to volume integral of divergence of that vector, ठीक है। ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है उसमें से अगर टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। इट मींस दैट अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, तो अगर हमारे पास वेक्टर मान लो ए है, कोई वेक्टर ए है, तो उसका फ्लक्स क्या होता है, ए डॉट डी एस, ठीक है। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ए डॉट डी एस करके, ये डी एस क्या है, सरफेस इंटीग्रल डिफरेंशियल सरफेस, ठीक है। तो वेक्टर ए और ये डिफरेंशियल सरफेस, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो फ्लक्स देता है। अब ओवर द क्लोज सरफेस बोल रहे हैं, तो ओवर द क्लोज सरफेस मतलब इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, ए डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। सो वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है, ए है, तो वेक्टर ए का डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट ए ओवर द वॉल्यूम, ये डीवी क्या है, डिफरेंशियल वॉल्यूम। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। सो नाउ इट ऑल्सो शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन surface integral and volume integral, ठीक है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से हमको और क्या चीजें पता चलती है, रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। मतलब अगर मुझे क्लोज सरफेस से ए डॉट डी एस अगर निकालना है ओवर द क्लोज सरफेस, तो मैं उसका डाइवर्जेंस निकाल के वॉल्यूम इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। तो ये इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। हमको क्वेश्चन रहता है कि हमको ये क्लोज सरफेस के अराउंड आपको फ्लक्स निकालना है, तो आप उसका इजी वे हो सकता है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल करके मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका ओवरऑल डाइवर्जेंस ऑफ ए
वेक्टर। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर मेक्स नो सेंस। और इसके जो 3 फॉर्मूलेज हैं इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखे थे। और इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है आपका इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मच ए फील्ड डाइवर्जेस एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, और ये 3 इसके प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स आउटगोइंग होगा तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। अगर फ्लक्स फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होंगी एट ए गिवन पॉइंट तो उस केस में उसका डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। और अगर टोटल इनकमिंग फील्ड एंड आउटगोइंग फील्ड अगर सेम है तो उस केस में आपका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर मेक्स नो सेंस एंड दिस इज द डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर।